आरक्षण आखिर क्यों दिया जाता है? क्या आज भी रिजर्वेशन की जरूरत है? बंजारा समाज का असली इतिहास क्या है? कभी यह समाज भारत की अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी भूमिका कैसे निभाता था? अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट क्यों बनाया था और इसका असर बंजारा समाज पर कैसे पड़ा? बंजारा समाज में पैदा हुए बच्चों को जन्म से ही अपराधी क्यों मान लिया जाता था? आजादी के इतने वर्षों के बाद भी यह समाज शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं से इतने पीछे क्यों है? जिस समाज की भाषा, संस्कृति, परंपरा पूरे भारत देश में एक जैसी है, तो फिर आरक्षण की व्यवस्था अलग अलग क्यों है? अगर बंजारा समाज को पूरे भारत में एसटी में शामिल किया जाता है, तो क्या पहले से एसटी में शामिल समाजों के अधिकार प्रभावित होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, बंजारा समाज को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं, जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं आरक्षण के बारे में। आखिर रिजर्वेशन होता क्या है? हम कहते हैं कि भारत में सब बराबर है। अगर हम सब बराबर है तो फिर रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी, इसका मतलब ये हुआ कभी न कभी किसी न किसी स्तर पर, किसी न किसी समाज पर कभी असमानता रही होगी। आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि किसी समाज को मुफ्त में आगे बढ़ाना। इसका बेसिक तथ्य ये है कि जिन समुदायों के ऊपर लंबे समय तक शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सम्मान और अवसरों से दूर रखा गया हो, ऐसे समाज को आगे बढ़ाने का रास्ता दिया जाए। संविधान का आर्टिकल 15 राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी प्रावधान किया है। संविधान खुद ये कहता है कि सिर्फ ये कह देना कि हम सब बराबर है काफी नहीं है। अगर शुरुआती स्थिति बराबर नहीं है तो अवसर बराबर बनाने के लिए विशेष कदम उठाने पड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या आरक्षण हमेशा के लिए होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या इसकी समीक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या आरक्षण का लाभ जरूरतमंद तक पहुंचा जा रहा है? ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन के इस डिबेट को मेरिट बनाम रिजर्वेशन बना देना ये भी गलत है, क्योंकि मेरिट सिर्फ परीक्षा के नंबर से नहीं, बल्कि इसके पीछे स्कूल, टीचर्स, घर का माहौल, किताबें, इंटरनेट, कोचिंग, आर्थिक स्थिति और कई वर्षों के अवसर भी होते हैं। इसलिए असली सवाल ये है, क्या हर बच्चों को अपनी क्षमता दिखाने का समान अधिकार या मौका मिला? हर जनरल कैटेगरी वाला अमीर नहीं होता है और हर रिजर्व कैटेगरी वाला गरीब नहीं होता है। जब आरक्षण का मुद्दा आता है, आरक्षण का डिबेट आता है, तो ये सवाल अक्सर आते हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी में भी गरीब लोग रहते हैं और रिजर्व कैटेगरी में भी अमीर लोग हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए किसी की आर्थिक स्थिति किसी की जाति देखकर तय नहीं की जा सकती है। इसीलिए सिर्फ जाति या पैसा दोनों में से किसी एक को देखकर पूरे समाज की स्थिति समझना आसान जवाब है, लेकिन पूरा जवाब नहीं। इसलिए भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझना जरूरी है कि सामाजिक पिछड़ापन और आर्थिक गरीबी, ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आज का गरीब परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है, लेकिन किसी समाज को पीढ़ियों तक शिक्षा और सामाजिक अवसरों से दूर रखा गया हो तो उसका असर कई पीढ़ियों तक रहता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक मदद बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था भी बनी रहे। अब आते हैं बंजारा समाज पर। आखिर ये बंजारा समाज है कौन? बंजारा समाज सिर्फ एक जिले या राज्य तक सीमित नहीं है। ये पूरे भारत देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। सरकारी ट्राइबल रिसर्च सोर्सेस का भी कहना है कि बंजारा समाज ये पूरे भारत देश में फैला हुआ है और अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन ये समाज आखिर है कौन? अगर इतिहास को हम थोड़ा खंगाल कर देखें तो पता चलेगा कि बंजारा समाज आखिर कौन था। भारत का वास्तविक इतिहास सिर्फ महलों की चकाचौंध और राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है।
इसमें उन समाज का भी योगदान है जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन तक त्याग दिया। उनमें बंजारा समाज भी भारत का एक स्वाभिमानी और वीर समाज है। इतिहास गवाह है कि इस समाज ने कभी भी विदेशी ताकतों के सामने अपने घुटने नहीं टेके, अपना सर नहीं झुकाया। जब मुगलों ने, अंग्रेजों ने भारत को गुलामी की जंजीर में जकड़ने की कोशिश की, तब इस योद्धा समाज ने गुलामी स्वीकार करने की बजाय जंगल की शरण ली और लगातार गोरिल्ला युद्ध जारी रखा। भारत को आज़ाद करने के लिए इस समाज की भूमिका रीढ़ की हड्डी की तरह थी, लेकिन दुर्भाग्य से जिस समाज ने आज़ादी के लिए अपनी पूरी जीवन शैली न्यौछावर कर दी, उसी समाज को अंग्रेजों ने काले कानून बनाकर जिंदा दफन करने की साजिश रची। बंजारा समाज को लॉजिस्टिक एक्सपर्ट कहा जाता था, मतलब यह समाज व्यापार और रसद पहुंचाने की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अपनी हजारों बैलगाड़ियों के साथ ये समाज सामान पहुंचाने का काम किया करता था, देश के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम किया करता था। युद्ध के समय राजा महाराजाओं को अनाज, शस्त्र और जरूरी चीजें पहुंचाने का काम किया करते थे। उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि अंग्रेजों के लिए चिंता का कारण बन गया। जैसे ही अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन मजबूत किया, तो सबसे पहले उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया और बंजारा समाज पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लागू कर दिया। इसके तहत बंजारा समाज जन्म से ही अपराध करने वाला मान लिया गया। सोचिए, किसी इंसान ने कोई अपराध किया हो या नहीं, सिर्फ उसके समुदाय के आधार पर, सिर्फ उसके समाज के आधार पर उस पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लागू कर दिया जाता था। और ये कोई सामान्य प्रशासनीय कानून नहीं था, एक पूरे वीर समाज को शक्तिहीन और अपंग बनाने का सोचा समझा रणनीतिक षड्यंत्र था। इतना ही नहीं, उनके पारंपरिक व्यापारिक कारवां को भी अवैध घोषित कर दिया गया और बिना वारंट के पुलिस उनके घरों में घुसकर मारपीट करने लगी और झूठे केसेस में फंसाती रही, क्योंकि अंग्रेज अच्छी तरह से जानते थे कि इस समाज को दशकों तक जंगलों में कैद कर दिया जाए तो इनकी शिक्षा, सामूहिक शक्ति खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। आज़ादी के बाद भी ये संघर्ष जारी रहा और आज़ादी के 5 साल के बाद क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को खत्म कर दिया गया और इन समुदायों को विमुक्त जनजाति के रूप में पहचाना गया। लेकिन कानून खत्म होने के बाद भी पुरानी सोच तुरंत खत्म नहीं हुई। कई जगह लोगों के और पुलिस की नज़र में इस समाज को शक की निगाह से देखा जाने लगा। लंबे समय तक प्रतिबंध के कारण उनका पारंपरिक व्यापार और जीवन शैली पहले से काफ़ी कमज़ोर होने लगी। कई परिवार बेसिक नीड से भी दूर रह गए। इसका असर कई पीढ़ियों तक चला और आज भी ये समाज इससे पूरी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। आज बंजारा समाज की जो डिमांड है वो जेन्युइन है कि पूरे देश में उनकी संवैधानिक स्थिति एक जैसे किया जाए, क्योंकि अलग अलग स्टेट में बंजारा समाज अलग अलग श्रेणी में आता है। किसी में एसटी, किसी में विजे, किसी में ओबीसी, तो किसी में अलग श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब एक ही समाज को अलग अलग स्टेट में अलग अलग अधिकार मिलते हैं। जिनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा एक जैसी है तो फिर वो अलग अलग श्रेणी में कैसे हैं। इसलिए बंजारा समाज के लोग पूरे भारत में एक समान पहचान और अधिकार की मांग करते हैं। उनके ऐतिहासिक संघर्ष और सामाजिक पिछड़ेपन और लंबे समय तक हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अब अगर बंजारा समाज की मांग एसटी की है तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पहले से एसटी में मौजूद किसी आदिवासी समाज का अधिकार छीन लिया जाए। न्याय का रास्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी को हराकर दूसरा आगे ना आए। सरकार को सर्वे करना चाहिए, संवैधानिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए और अगर बंजारा समाज को एसटी में शामिल करने का आधार मजबूत पाया गया तो ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे मौजूदा एसटी समाज के अधिकार सुरक्षित रहे और नए समाज को भी बराबरी की दौड़ में आने का मौका मिले। आखिर आरक्षण का उद्देश्य किसी समाज को दूसरे समाज से लड़ना नहीं है, बल्कि असमानता को कम करना है। इसलिए सवाल किसका आरक्षण जाएगा ये नहीं होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए ऐसी व्यवस्था बने जिसमें किसी का अधिकार कम किए बिना सबसे पीछे खड़े इंसान को आगे आने का मौका मिले। अगर बंजारा समाज एसटी की मांग कर रहा है तो इसके पीछे मजबूत रिसर्च होना चाहिए। कितने बच्चे स्कूल से बाहर है, कितने बच्चों ने 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया है, कितने परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है, कितने परिवार के पास खेती है तो कितनी है,
कितने लोग सरकारी नौकरी में है और इनकी वास्तविक आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है। ये पूरा डेटा गवर्नमेंट के सामने रखा जाना चाहिए, क्योंकि एसटी स्टेटस संविधान के आर्टिकल 342 के तहत एक गंभीर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन है। इसे सिर्फ ये कहकर नहीं दिया जा सकता है कि हम गरीब हैं। उसी तरह इसे सिर्फ इसलिए भी नकारा नहीं जाना चाहिए कि आप ओबीसी में आते हैं। अगर एक समाज के अलग अलग हिस्सों की सामाजिक स्थिति अलग है तो सरकार को वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन करना चाहिए, उनकी डिमांड या फीलिंग्स पर नहीं बल्कि एविडेंस के आधार पर होना चाहिए। अगर एविडेंस मजबूत है तो ये सवाल पूरी ताकत से पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के सामने पूछा जाना चाहिए कि बंजारा समाज को पूरे देश में अलग अलग कैटेगरी में रखने की व्यवस्था क्या आज भी न्यायपूर्ण है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आरक्षण जब तक धरती रहे तब तक रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर सिस्टम ये कहता है कि आरक्षण हमेशा के लिए नहीं रह सकता तो फिर इसका दूसरा रास्ता क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत पीछे है तो उनको कम से कम 25 से 30 साल का एक स्पष्ट पॉलिसी पीरियड दिया जाए। इस पीरियड में सिर्फ रिजर्वेशन नहीं बल्कि स्कूल, हॉस्टल, स्कॉलरशिप, कोचिंग, डिजिटल एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन और रोजगार के लिए विशेष इन्वेस्टमेंट किया जाए। फिर हर 5 साल में रिव्यू हो और देखा जाए क्या समाज की स्थिति बदल रही है, कितने डॉक्टर्स बने, कितने इंजीनियर्स बने, कितने टीचर्स, आईएएस, आईपीएस, एक्टर्स, स्किल्ड प्रोफेशनल्स बने, कितने बच्चों को आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन मिले, कितने बच्चों को आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिले, कितने बच्चों को एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन मिली। अगर 25-30 साल के बाद डेटा ये दिखाता है कि अब समाज मुख्य धारा में पर्याप्त रूप से आ चुका है तो पॉलिसी बदला या फेज आउट किया जा सकता है। अगर सेटिस्फैक्टरी डेटा नहीं है तो रिव्यू के आधार पर आगे की प्लानिंग की जा सकती है। इसलिए रिजर्वेशन को अनंत काल का अधिकार मानने के बजाय एक सोशल ब्रिज की तरह देखा जा सकता है, एक ऐसा पुल जो कमजोर वर्गों को बराबरी की सड़क तक पहुंचाए। अब उस सवाल पर आते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल कंडीशन। बिल्कुल, क्योंकि हर जनरल वाला अमीर नहीं होता है, हर रिजर्व कैटेगरी वाला गरीब नहीं होता है। इसलिए फाइनेंशियली वीकर सेक्शन को स्कॉलरशिप, फ्री सपोर्ट, हॉस्टल, कोचिंग, एजुकेशन में मदद मिलनी चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए, एक गरीब बच्चा ऐसे परिवार से आता है जहां पिछले कई जनरेशन से हायर एजुकेशन की कोई परंपरा ही नहीं है। उसके गांव में स्कूल्स नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, घर में पढ़ने का माहौल नहीं है। और दूसरा बच्चा आर्थिक रूप से गरीब होते हुए भी ऐसे बैकग्राउंड से आता है, ऐसे माहौल से आता है जहां एजुकेशन और प्रोफेशनल नेटवर्क्स पहले से ही मौजूद है। तो दोनों की प्रॉब्लम सिर्फ इनकम नहीं है। यही कारण है कि भारत की रिजर्वेशन पॉलिसी में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का विचार भी मौजूद है। संविधान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक व्यवस्था की अनुमति देता है, लेकिन एससी, एसटी, सोशली, एजुकेशनली अलग बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी अलग प्रोविजंस है। इसलिए भविष्य की बेहतर व्यवस्था जाति बनाम पैसा नहीं बल्कि सोशल डिसएडवांटेज प्लस इकोनॉमिक डिसएडवांटेज प्लस एक्चुअल एजुकेशनल डेप्रिवेशन जैसी कई इंडिकेटर्स को साथ देखकर बनाई जा सकती है। अब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि किसका रिजर्वेशन जाएगा, सवाल ये होना चाहिए कि बंजारा समाज को बराबरी की रेस में वास्तविक मौका कैसे मिलेगा। अगर बंजारा समाज की मांग एसटी कैटेगरी की है तो उसे संवैधानिक तरीके से सोचना चाहिए। पूरे देश में बंजारा समाज की डेमोग्राफिक स्टडी करानी चाहिए। अलग अलग राज्यों में उसकी सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक स्थिति का अध्ययन कराना चाहिए। पुराने एथनोग्राफिक रिकॉर्ड्स, प्रेजेंट डेटा और ग्राउंड रियलिटी को मिलाइए और पूरी रिसर्च और स्टडी के बाद अगर वाकई बंजारा समाज एसटी कैटेगरी के अनुरूप है तो आर्टिकल 342 के प्रक्रिया के तहत पूरे देश में समान क्लासिफिकेशन पर विचार करें। इतना ही नहीं, जब हैदराबाद गैजेट बंजारा समाज को जनजाति मानता है तो इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर तुरंत एक संवैधानिक स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि एक समाज की स्थिति उसके नाम से ही नहीं बल्कि उसके इतिहास और वर्तमान स्थिति से भी समझी जाती है। और हमें यह भी याद रखना होगा, बंजारा समाज वो समाज है जिसने भारत को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने देश के लिए कई पीढ़ियों तक अंधेरे में रहे, उनके बच्चों को भी वो सपना देखने का अधिकार है जो शहर के बच्चे देखते हैं। रिजर्वेशन पर बहस जरूर होनी चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए,
गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर भी सवाल उठने चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी आगे बढ़ने के लिए रास्ते बनने चाहिए। लेकिन उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्हें इस दौड़ की स्टार्ट लाइन पर ही पीछे खड़ा कर दिया था। अगर बंजारा समाज ये कहता है कि हमें हमेशा के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना समय, इतना अवसर, इतनी मदद चाहिए कि हम भी देश की मुख्य धारा में अपनी जगह बना सके। इस मांग को नारे या राजनीतिक नज़र से नहीं बल्कि इतिहास, वर्तमान आंकड़े, संविधान और न्याय के तराजू पर देखा जाना चाहिए। और अगर किसी नए समाज को अवसर दिया जाए तो ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें पहले से ही एसटी में शामिल समाजों के अधिकार भी सुरक्षित रहे, क्योंकि किसी को आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं किसी को पीछे करना। आखिर सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं है, उस बच्चे का है जिसका सपना डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, IPS, एक्टर्स बनने का है, सीमित सुविधाओं में भी देश का नेतृत्व करने का सपना देखता है। समानता का मतलब सिर्फ ये कहना नहीं है कि हम सब बराबर है। असली समानता वो है जब हर बच्चे को आगे बढ़ने का वास्तविक अवसर मिले। इसलिए बंजारा समाज की मांग को खुले मन से सुना जाना चाहिए और संविधान के रास्ते समाधान खोजा जाना चाहिए, क्योंकि देश तब सच में आगे बढ़ेगा जब उसकी तरक्की में कोई समाज पीछे छूटने के लिए मजबूर न हो और भारत की दौड़ में हर भारतीय को अपनी मंजिल तक पहुंचने का मौका मिले। बंजारा समाज का इतिहास त्याग, बलिदान और बेमिसाल हिम्मत की एक कहानी है। उन्होंने अंग्रेजों के जुल्म सहे लेकिन अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं की। इसलिए इन्हें पूरे भारत देश में एक समान अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना ये कोई राजनीतिक भीख नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत द्वारा अपने ही रक्षकों को दिया जाने वाला ऐतिहासिक न्याय और एक तोहफा होगा। आपको क्या लगता है, क्या बंजारा समाज को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।